आज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। हाईकोर्ट में आज एनसीबी रखेगा अपनी दलीलें। तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल भी हुई थी सुनवाई। सूडान में सैन्य शासन का विरोध करने वाले लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 10 लोगों की मौत। विश्व बैंक ने सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद वित्तीय सहायता की निलंबित। प्रधानमंत्री सहित राजनीतिक नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार किए जाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका से होगी भिड़ंत। नामीबिया की टीम ने सुपर 12 राउंड में दर्ज की पहली जीत, स्कॉटलैंड को दी मात। वहीं इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। EFL कप में लिवरपूल का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रिस्टन नॉर्थ एंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, लेकिन मैनचेस्टर सिटी हुई बाहर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रूप से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भी हिस्सा ले रहे हैं। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारत की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के साथ साथ कोविड-19 तथा स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, संपर्क, शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा होना निर्धारित है। महामारी के बाद आर्थिक सुधारों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिससे भारत को आसियान देशों से जुड़ने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर में वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के निमंत्रण पर रोम से 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग इटली के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। COP26 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन पिछले वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष के लिए टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री COP26 शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और 26वें कॉप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना होंगे। रोम में मौजूद DD न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। रोम में हो रहे 16वें G20 शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे तो वो अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने के लिए एक संयुक्त वैश्विक प्रयास की बात कर सकते हैं। वो कोविड-19 महामारी और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों के लिए एक संयुक्त प्रयास पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स जो G20 मुल्कों से आएंगे उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, रोम। और आइए देखते हैं रोम में स्थित ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन पर मौजूद DD न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक और रिपोर्ट। रोम के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन पे खड़ा हूं। ये एक काफी आइकॉनिक जगह है जहां ये एक फुवारा है जिसको हॉलीवुड मूवीज ने काफी पॉपुलराइज किया। काफी हॉलीवुड मूवीज की यहां शूटिंग हुई। एक मान्यता है कि आप जब यहां ट्रेवी फाउंटेन पर आते हैं और इस
पूल में 3 सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के डालते हैं तो आप रोम वापस आएंगे। इनफैक्ट ये काफी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां काफी टूरिस्ट शाम को खासकर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग अच्छी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो G20 मुल्कों के सरबराह हैं, जब वो रविवार और शनिवार को यहाँ G20 सम्मेलन में शिरकत करने आएंगे, तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर आएंगे और इस मशहूर फव्वारे का नजारा लेंगे। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ट्रेवी फाउंटेन, रोम। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की अनुमति दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पहुंची थी जिसमें हाई कोर्ट ने नतीजों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 2 छात्रों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का यहां पर फैसला है, जहां पर अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ विकास सारथी और जानकारी के साथ इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। जी विकास, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जय, देखिए, इसमें ये 2 छात्र जो थे, 2 एप्लीकेंट थे, उनके साथ समस्या ये हुई थी कि उनकी OMR शीट जिस पर उन्होंने जवाब दिए थे वो मिक्सअप हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उनका जो रिजल्ट था वो प्रभावित हुआ, क्योंकि कई क्वेश्चंस के जो है मार्किंग गलत हुई OMR शीट की मिसमैच की वजह से। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो कि नीट एग्जाम कराने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये कहा था कि फिलहाल वो नतीजे घोषित ना करे, और जिन छात्रों के साथ ये गड़बड़ी हुई है उनका दोबारा टेस्ट ले और उसके बाद ही नतीजे घोषित किए जाएं। इसके खिलाफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 2 स्टूडेंट्स के साथ दिक्कतें आई हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल जो 16 लाख छात्र नीट की परीक्षा में से जुड़े हैं, बैठते हैं, उनको प्रभावित नहीं किया जा सकता इस गड़बड़ी के चलते। ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल NTA को यह अनुमति तो दे दी है कि वो अपने नतीजे घोषित करे, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ को जो मुश्किलें पेश आई हैं OMR शीट और क्वेश्चन पेपर में मिक्सअप की वजह से, उनके लिए वो क्या करने वाली है उसके बारे में भी विचार करे और कोर्ट को बताए इस पर। बिल्कुल विकास, 2 उम्मीदवारों की वजह से, 2 स्टूडेंट्स की वजह से 16 लाख जो थे छात्र थे उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो 2 छात्र हैं जिन्होंने ये पूरी दलील दी थी और ऑब्जेक्शन उठाया था, एतराज किया था, अब उनको लेकर क्या कुछ आगे कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि वो इनके जो ग्रीवांसेस हैं इन 2 स्टूडेंट्स के, उसको दूर करने के लिए क्या कर सकती है, क्या करने वाली है, उस पर विचार करे और उस कोर्ट को बताए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला था कि वो इन 2 स्टूडेंट्स का दोबारा टेस्ट ले, और जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता तब तक सारे नतीजे रुके रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं नीट में एक पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। अब उसमें 2 स्टूडेंट्स कहाँ पे आएंगे मेरिट लिस्ट में अगर नतीजे घोषित हो जाते हैं तो इसलिए दिक्कतें ये आई थी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप नतीजे ही घोषित नहीं करेंगे जब तक इन 2 स्टूडेंट्स का दोबारा टेस्ट नहीं हो जाए। और इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप इन स्टूडेंट्स कम से कम 2 दिन पहले ये जानकारी देंगे कि आप उनका टेस्ट कब लेने वाले हैं। तो कोर्ट ने फिलहाल वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रोक का आदेश था उसको तो हटा दिया है, लेकिन इन 2 स्टूडेंट्स का जो ग्रीवांस है, इनकी जो शिकायत है, उसको दूर करना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है। वो किस फॉर्मूले के साथ सामने आएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, तो अब हम कह सकते हैं कि जो नीट के रिजल्ट्स है वो घोषित किए जाएंगे, उसके ऊपर कोई जानकारी की कब हो सकते हैं? देखिए, आज परीक्षा के नतीजे कब घोषित किए जाएंगे इसको लेकर के तो अभी कोई बात यहाँ पर सामने नहीं आई है, लेकिन ये NTA के ऊपर है कि वो कब इन नतीजों को घोषित करता है। सितंबर में 12 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी और तब से नतीजे घोषित नहीं हो पाए हैं, तो NTA की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अब इन रिजल्ट्स को लेकर के वो कोई अनाउंसमेंट करे कि ये नतीजे कब घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल विकास, साथ ही साथ जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी री एग्जाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप इन 2 स्टूडेंट्स के अलावा जो नतीजे हैं उनको घोषित करें, लेकिन इनका ग्रीवांस को कैसे दूर किया जाएगा ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके कोई ना कोई
कैसे वो इसको करेंगे, क्या री एग्जामिनेशन होगा, कब होगा, इसके बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक फैसला लेना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो नीट की जो परीक्षा है, जो उसके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें भी रोका जाए, क्योंकि उसके खिलाफ दो उम्मीदवारों ने उस पर विवाद खड़ा किया था कि उनकी जो एग्जाम था वो सही से नहीं हुआ था, उनकी जो शीट्स थी वो मिक्सअप हो गई थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएं, क्योंकि लोगों की या दो उम्मीदवारों के विवाद के चलते जो 16 लाख उम्मीदवार, 16 लाख स्टूडेंट्स जो पूरे देश से इस एग्जाम में अपीयर हुए, जिन्होंने परीक्षा दी, उनके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निर्देश दिया गया है कि जो दो छात्र हैं, जो दो उम्मीदवार हैं, उनके विवाद को भी खत्म किया जाए और उनके भी जो शक है उसका निवारण वो करें यहाँ पर। तो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देखना होगा कि क्या किस तरह से वो उनका री एग्जाम कराती है, और साथ ही साथ जो नीट की परीक्षा के रिजल्ट्स हैं वो कब से जल्द जारी किए जा सकते हैं। और आइए बात करते हैं देश में कोविड की स्थिति की। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 17,095 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,60,989 हो गई है। तो वही साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.19% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.25% हो गया है। और देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 49,09,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट में आज एनसीबी अपनी दलीलें रखेगा। तीनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी। आरोपियों के वकीलों ने अदालत से जमानत देने के लिए दलीलें पेश की थी। आर्यन खान की तरफ से जमानत के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केस लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला के चेरदारी में सेना और पुलिस के एडीपी पर आतंकियों ने आज गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी के पास से एक पिस्तौल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाक ग्रेनेड बरामद हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी साझा की है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर में भारतीय सेना के पहले हवाई दखल की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में 75 वर्ष पहले हुई इस ऐतिहासिक घटना का नाट्य रूपांतर भी किया गया, जिसमें भारतीय सेना की जांबाजी और उनके हैरत अंगेज कारनामों की झलक देखने को मिली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत इफ्फी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा, जिसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जरिए युवा फिल्म निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 75 युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा
और विश्व का सबसे पुराना फिल्म उत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर और गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन किया हो उन फिल्मों को भेजना है, जिसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन, पटकथा लेखन ये श्रेणियां हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भेजी गई वीडियो, ऑडियो या प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की अवधि 5 मिनट से कम और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्में अपनी मूल भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी में सबटाइटल होना चाहिए। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त फिल्में 1 अक्टूबर 2021 को 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने भरे हुए और स्कैन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। योर मैजेस्टी, एक्सलेंसीज, नमस्कार। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ
मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम मिल नहीं पाए, वो तस्वीर नहीं हो पाई, लेकिन वर्चुअल माध्यम से ही हमने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की परंपरा को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते हमें तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ा, लेकिन भारत आसियान समेत जो तमाम देशों के जो रिश्ते हैं उसकी कसौटी पर हम सभी खरे उतरे और हमने उसका डट कर मुकाबला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आसियान की और भारत की 2022 में भारत आसियान के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत की आज़ादी के 75 वर्ष भी मना रहा है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और आसियान के जो संबंध हैं वो नए आयाम छुए और इस साथ मिलकर हम इन दोनों ही अहम पड़ावों को मनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सूडान की। सूडान में सैन्य शासकों के सत्ता संभालने के बाद विश्व बैंक ने उसको अपनी सहायता निलंबित कर दी है। प्रधानमंत्री सहित राजनीतिक नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका देशव्यापी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने एक बयान में कहा कि वे सूडान में हाल की घटनाओं से बहुत चिंतित हैं और उन्हें आशंका है कि देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार तथा विकास पर खराब असर पड़ सकता है। बकाया चुका देने के बाद मार्च में सूडान को लगभग 30 वर्ष में पहली बार विश्व बैंक से अरबों डॉलर का अनुदान मिलने की उम्मीद थी। इस समय डेविड मालपास ने कहा कि वर्षों के गहरे संकट में रहने के बाद देश कुछ आर्थिक प्रगति कर रहा है। और कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी से दुनिया भर में अब तक 24 करोड़ 57 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि दुनिया भर में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 22 करोड़ 27 लाख से ज्यादा है। संक्रमण से पूरी दुनिया में 49 लाख 78 हजार से अधिक लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। और अगर आप बात करें आईसीसी T20 विश्व कप की, तो आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजाह के मैदान पर उतरेगी। तो बांग्लादेश और वेस्टइंडीज दोनों ही अपने पहले 2 मुकाबले हार चुकी हैं। ऐसे में दोनों को जीत की तलाश है। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका के हाथों हार मिली थी, जबकि दूसरे मैच में टीम को इंग्लैंड ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम को पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने हार का स्वाद चखाया, तो दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम को हार मिली। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 T20 मैचों की बात करें तो बांग्लादेश ने 3 में जीत दर्ज की है, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम 2 मुकाबला जीतने में सफल रही है। वैसे इस टूर्नामेंट में ये दोनों ही टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी देखने को मिली है। और वहीं आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में श्रीलंका का सामना ऑस्ट्रेलिया की टीम से दुबई में होगा। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। ऐसे में दोनों ही अपनी इस जीत के लय को इस मैच में भी जारी रखना चाहेगी। हालांकि क्वालिफायर से होकर सुपर 12 में पहुंची श्रीलंकाई टीम ने अब तक टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीते हैं। टीम की स्पिन गेंदबाजी और साथ में कुछ बल्लेबाजों का फॉर्म श्रीलंका का मजबूत पक्ष है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी खासकर शीर्ष क्रम चिंता का सबब बना हुआ है। दोनों टीमें जब यहां पर आमने सामने होंगी तो अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करते हुए जीत हासिल करना चाहेंगी। और आईसीसी T20 विश्व कप में नामीबिया की टीम ने सुपर 12 राउंड में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। टीम ने अबू धाबी में खेले गए स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया। मैच में नामीबिया की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पेसर रुबेन ट्रम्पलमन ने पारी की पहले की ही ओवर में 3 विकेट लेकर स्कॉटलैंड के टॉप ऑर्डर में सनसनी फैलाई, तो यान फील्डिंग ने कसी हुई गेंदबाजी कर उसके मिडिल ऑर्डर को बांधे रखा। स्कॉटलैंड की टीम 8 विकेट पर 109 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में नामीबिया की टीम ने इस लक्ष्य को 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 115 रन बनाकर हासिल कर लिया। नामीबिया की ओर से जेजे स्मिथ 32 रन की उन्होंने नाबाद पारी खेली। और आईसीसी T20 विश्व कप में बुधवार को खेले गए दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में इंग्लैंड की ये दूसरी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज को करारी मात दी थी।
अबू धाबी में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा गई और 20 ओवर में 9 विकेट पर केवल 124 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट खोकर 14.1 ओवर में 126 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने 61 रन की पारी खेली। और EFL कप होल्डर्स मैनचेस्टर सिटी प्रतियोगिता से हुई बाहर। वेस्ट हैम की टीम ने क्वार्टर फाइनल में बना ली है जगह। पेनल्टीज में 5-3 से उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2016 के बाद से ये पहली बार है जब मैन सिटी की टीम को इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। मैन सिटी ने पिछले 4 सीजन में इस खिताब को अपने नाम किया है, तो वहीं वेस्ट हैम की टीम का बेहतर प्रदर्शन लगातार नजर आ रहा है। इस टीम ने प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वहीं यूरोपा लीग में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। और स्पेनिश ला लीगा में बुधवार को खेले गए मुकाबले में रियल मैड्रिड और ओसासुना के बीच खेला गया मैच गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। हालांकि इस ड्रॉ के बावजूद रियल मैड्रिड की टीम बेहतर गोल अंतर के आधार पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। टीम के 10 मैचों में 21 अंक है। इस मुकाबले में रियल मैड्रिड और ओसासुना ने गोल करने के मौके तो जरूर बनाए, लेकिन दोनों में से कोई भी टीम को गोल दाग पाने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं करीम बेंजेमा ने भी अच्छी कोशिश दिखाई थी गोल करने की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं। और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे।
भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन की परंपरा को बरकरार रखा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। एसएसपी चौरसिया गोल्फ की दुनिया का वो नाम है जिन्होंने अपने खेल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। एसएसपी चौरसिया का मानना है कि ओलंपिक में गोल्फ में भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे देश में इस खेल में एक नई क्रांति आई है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस खेल के जमीनी स्तर की जरूरतों को किस तरह से पूरा किया जाए। एसएसपी चौरसिया से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। अपनी उपस्थिति पिछले काफी समय से मजबूती से सामने रखी है और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं गोल्फर एसएसपी चौरसिया। देश ने जिस तरह से गोल्फ के खेल को लिया और आज के समय में जिस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या वजह एक मान रहे हैं? फिलहाल तो आई थिंक अदिति अशोक काफ़ी अच्छा की है ओलंपिक में, बट उससे पहले भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो जीव मिल्खा सिंह, अर्जुन अटवाल एंड ऑल, ये लोग भी काफ़ी अचीव किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो स्लोली गेम ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गेम थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम है और हमारे कंट्री में इसको पॉपुलर करने के लिए लगता है कि काफ़ी सारे पब्लिक कोशिश चाहिए, बट अभी तक उतने पब्लिक कोशिश नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। थोड़ा स्लो है लेकिन हो रहा है। आप लोग कुछ अपने सुझाव देंगे पीजीटीआई को या किसी को जो भी गवर्निंग संस्था है कि किस तरह से इस खेल को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए देश में क्या कुछ किया जाए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे पब्लिक कोर्सेज की ज़रूरत है पूरा ऑल ओवर कंट्री में, वो बहुत कम है। अगर वो हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर मिडिल क्लास आदमी आके खेल सकता है, रिजनेबल ग्रीन फीस दे के खेल सकता है, क्योंकि अभी बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे ऐसे टाइप के कोर्सेज हो गए, ये ग्रीन फीस बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब 10,000 रुपया होता है एक राउंड गोल्फ खेलने के लिए, जो मिडिल क्लास आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कोर्सेज आ जाएँ तो मुझे लगता है कि ये भी उतना ही पॉपुलर हो जाएगा कुछ सालों बाद। गोल्फ के अपने टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जब एक ओलंपिक में एक खिलाड़ी जाता है पूरे देश की नज़र होती है और वहाँ से एक टर्न जो मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है किसी भी खेल को आगे डेवलप करने के लिए कंट्री में। देखिए, हर कोई प्लेयर कोई भी स्पोर्ट हो, हर कोई प्लेयर अपने आप को रेडी करता है ओलंपिक के लिए। तो वैसे हम लोग भी करते हैं। जब से गोल्फ ओलंपिक में चला गया तब से हम भी काफ़ी फोकस करते हैं। हमको पता है कि पूरा दुनिया स्पोर्ट ओलंपिक को देखता है। तो हम जैसे पहले कहते थे कि हमारा मेजर जो है मास्टर्स, ब्रिटिश ओपन, यूएस ओपन, ये एक उनसे ऊपर एक ऐड हो गया है। तो हम सब एक्चुअली फोकस करते हैं पूरा 4 साल लेके इस टूर्नामेंट के लिए। इस सीज़न में खेल को किस तरह से देखते हैं? मैं इस वीक तो ज़्यादा अच्छा नहीं खेला और ये गोल्फ कोर्स थोड़ा देखने भी आया था क्योंकि ये थोड़े ग्रीन्स इसके चेंजेस हुए हैं काफ़ी, तो इट्स काइंड ऑफ मेरे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया। तो शायद अगला टूर्नामेंट जब यहाँ आऊँगा तो शायद थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि पहले का ग्रीन बहुत यूज्ड टू हो गया था तो पता था कैसे क्या है नहीं है, बट ये थोड़ा नया है। बट इस हफ्ते कुछ अच्छा नहीं खेला हूँ मैं, बट अच्छा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर खेल में मानसिक मजबूती ज़रूरी होती है। कहीं कहीं कोई ऐसे खेल होते हैं जहाँ पे फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना होता है, लेकिन गोल्फ की अगर बात करें तो मानसिक मजबूती तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा किन किन क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे और ज़्यादा हमें सुधार करने की ज़रूरत है? जिस तरह से आप कह रहे हैं उससे पता लग रहा है कि गोल्फ तो टोटली माइंड गेम है। टोटली माइंड गेम नहीं है, हाँ माइंड गेम है, लेकिन फिजिकली भी उतना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इतने घंटे चलते हैं और इतने प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम फिजिकली फिट नहीं रहे तो मेंटली भी काम नहीं करेगा। तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही फिट होना उतना ही ज़रूरी है।
गोल्फ के कोर्स में भी कुछ बदलाव होता है जब यहाँ का जो कंडीशंस है और यूरोपियन टूर में अगर आप जाएं तो कुछ कंडीशंस में चेंज होता है, उसका क्या, उससे किस तरह से आप लोग यूज्ड टू होते हैं? पहली बात तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो पूरा एकदम ऐसे है, वहाँ ठंड में खेलना पड़ता है, हवा में खेलना पड़ता है, बारिश में होता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे बारिश होता है मानसून के टाइम में, वहाँ तो कभी भी बारिश होता है, तो उसके लिए रेडी होना पड़ता है, क्योंकि वो अगर बारिश हो रहा है तो बारिश में ही खेलना पड़ता है हम लोगों को। सो वो एक है। और कोर्सेज बहुत टफ होते हैं, बड़ा टफ तरीके से सेटअप करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग आके वहाँ खेलते हैं, तो उतना ईजी नहीं होता है, पर ये डिफरेंस है। हालांकि पेरिस ओलंपिक दूर है 2024 में, लेकिन उसको लेकर के क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? अभी 2 साल है और मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और हो सके अगर अपने आप को प्रिपेयर करूँगा तो शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, और मैं कर रहा हूँ, करने की पूरी तरह से कोशिश लगा हूँ मैं, और वेट कर रहा हूँ ओलंपिक का। तो ये थे गोल्फर एसएसपी चौरसिया, जिन्होंने अपने अनुभव जो हैं हमारे साथ साझा किए। उन्होंने अपने इस सीज़न के बारे में भी बताया और अपने जो आगामी जो उनके प्लान्स हैं उसके बारे में भी खुलकर हमसे बात की। कैमरामैन एएमजी सुरेंद्र के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यकीनन गोल्फ को लेकर इस वक्त देश में काफ़ी उत्साह है और उम्मीद की जा रही है कि हमारे खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन करें। तो किसी भी खिलाड़ी के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में जितना योगदान गुरु का होता है, उतना ही योगदान होता है ग्राउंड का भी। हॉकी के लिए ऐसा ही ग्राउंड साबित हुआ है वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज का ग्राउंड। देखिए खास रिपोर्ट। यह है उदय प्रताप कॉलेज का खेल मैदान, जहां यह छोटे छोटे लड़के लड़कियां हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह वही हॉकी मैदान है जिसने वैसे तो कई हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, पर आजकल ओलंपिक में हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय के कारण ये चर्चा में है। ललित मैदान के साथ साथ अपने गुरु का भी आशीर्वाद मानते हैं। अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे इन बच्चे हमारे पीछे खेल रहे हैं, कभी मैं भी इसी तरह था, और खुशी इस बात की हुई कि पेरेंट्स सपोर्ट किए हॉकी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि गेम को पेरेंट्स सपोर्ट करें। और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आप देख सकते हैं हमारे कोच साहब जिनका मैं हर इंटरव्यू में जिक्र करता हूं। तो अगर सब कुछ की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके जितनी प्रॉब्लम थी सब कुछ था मेरे पास, लेकिन अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनका उसमें सब कुछ इनका रोल है और इनका ही आशीर्वाद है। इनका सपना था कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ, उसके बाद फिर ओलंपिक खेलूँ, और ये ओलंपिक के मेडल तक का सफ़र यहीं से स्टार्ट हुआ है। यही वो तपोभूमि है यूपी कॉलेज की। जहां ललित अपने गुरु को श्रेय देते हुए यहां तक पहुंचे हैं, वहीं उनके गुरु भी सभी बच्चों से अलग मानकर ललित को सहयोग और प्रोत्साहन देते रहे। ललित जो है, ललित का बड़ा भाई अमित था, वो जो है इसको ग्राउंड पर ललित को लेके आता था, और ललित की तरह कम से कम हमारे पास 20 लड़के थे, और ललित का तो कोई जवाब ही नहीं था। मतलब कि मैनर, बिहेवियर, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इसका स्वभाव था। और बहुत कम उम्र में, मतलब 8 साल में ही लगने लगा हमको कि नहीं ये देश के लिए कुछ करेगा। इस मैदान का इतना प्रभाव है खासतौर पर हॉकी के लिए कि शहर के कोने कोने से बच्चे बच्चियां हॉकी सीखने यहाँ आते हैं और अपने देश के लिए वो हॉकी खेलना चाहते हैं। हमारे ग्राउंड के ललित भैया हैं, वो भी ओलंपिक खेल कर आए हैं, मेडल लाए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि ओलंपिक में मैं भी अपने देश के लिए खेलूँ, महिला हॉकी टीम में लगूँ। मेरे भैया हैं ललित भैया, यही जगह से खेले हैं, तो उन्होंने ओलंपिक में बहुत मेडल लिए हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं भी अब ललित भैया की तरह ओलंपिक में मेडल लाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूँ और यूपी कॉलेज का ग्राउंड अच्छा करूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं इस ग्राउंड में भी खेलता हूँ, ललित भैया की तरह मैं बनना चाहता हूँ। ऐसा खेल का मैदान किसी भी खिलाड़ी के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होता। हॉकी बेहतरीन खेल और यूपी कॉलेज का ग्राउंड लगातार जुड़ा रहा है हॉकी से। मोहम्मद शाहिद हों, विवेक सिंह हों या फिर आज का ललित उपाध्याय, जिस टीम ने ओलंपिक में मेडल दिलाया उसमें भागीदारी इस यूपी कॉलेज ग्राउंड की भी रही, बनारस की भी रही। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, यूपी कॉलेज ग्राउंड, वाराणसी। और दीपावली में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, ऐसे में बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। लोग बाजारों में जमकर खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार का जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने।
दीपावली के नज़दीक आते ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने करीबी और रिश्तेदारों को मिठाई देते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो उपहार भेंट करते हैं। लोग इस बार तरह तरह के उपहार खरीदते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार की बात की जाए तो यहाँ के डिप्टीगंज में इस बार लोग स्टील और तांबे से बने उत्पादों की ज़्यादा खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है इस बार दिवाली। पिछले साल लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी और इस बार कोरोना का डर भी खत्म हो गया है लोगों को और इस बार बाजारों में बहुत रौनक है। थोड़े से रेट जरूर बढ़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत आप देख रहे हो कि बाजारों में बहुत भीड़ भाड़ और बहुत अच्छा है इस बार दिवाली का। ज़्यादातर लोग स्टील की आइटमें ले रहे हैं। ज़्यादातर हांडी जो है स्टील की वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोगों को, जिसके नीचे कॉपर लगा होता है वो हांडी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत सारे गिफ्ट यहाँ इस बाजार के अंदर बहुत सारे गिफ्ट हैं और सब गिफ्ट पैकिंग ही बिक रही है। हालांकि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते दीपावली पर रौनक ना के बराबर थी, लेकिन इस बार लोगों ने टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके चलते उनके मन का डर भी कम हुआ है और उसका असर बाजारों की रौनक पर भी पड़ा है। पिछले एक साल से लोग बीमारी से त्रस्त थे, अब आकर के लोगों में थोड़ा सा बीमारी के प्रति जो इंजेक्शन, काफ़ी लोगों ने इंजेक्शन लगवा चुके हैं। दिल्ली में मेजॉरिटी पीपल्स मतलब इंजेक्शन लगवा चुके हैं, तो उस डर के निकलने की वजह से पिछले 2 महीने से अच्छा ग्राहक पानी भी है और उनका इंटरेस्ट भी है माल लेने का। दूसरा फैक्ट्री वाले हैं जिनको अपने लेबर को देना होता है, इस तरह के लोग बहुत ज़रूरी उनका आना भी होता है और मार्केट में और चीज़ों के मुकाबले स्टेनलेस स्टील के बर्तन इजीली अवेलेबल भी है सही रेट पर। दीपावली में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, ऐसे में उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो त्योहार अपनों के साथ मनाएं, खरीदारी करें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे में एक बार फिर लोगों से अपने लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की है। ऐसे में रामनगर के पत्थर के खिलौने और मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों में काफी उत्साह है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और लोगों से अपील की कि लोग दीपावली में स्थानीय उत्पाद खरीदें और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाएं। इस पर रामनगर के वह कारीगर जो पुश्तों से पत्थर की मूर्तियां और खिलौने बनाते हैं बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी हमारे हम लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को आगे जाकर मतलब कलाकारी तो मतलब सीखे हैं और सीखना चाहते हैं, मगर उसके लिए प्रधानमंत्री का सहयोग मिलेगा तो हम लोग आगे और कलाकारी अपना बढ़ाएंगे। जब आए ये लोकल फॉर वोकल होगा, जब यहाँ पे जब आएंगे विदेश के लोग, जब देखेंगे कि काम हो रहा है सब कुछ, तो हम लोग को भी मिलेगा बढ़ावा। क्योंकि बिचौलिया जो हो जाते हैं, जो ले जाते हैं, वो कारीगर को कुछ नहीं मिलता है। कारीगर तो खाली दिन भर सोचता है, दिन भर कहाँ 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, जो खर्चा मिल गया, नहीं तो उन लोग जितना कमाते हैं हम लोग कुछ नहीं कमा पाते हैं। अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो हम लोग के लिए बढ़िया होगा। इस कारीगरी के प्रति यहाँ के युवाओं में भी गजब का आकर्षण है। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने पुश्तों की कारीगरी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और अपने सांसद और प्रधानमंत्री के प्रयास से काफी उत्साहित हैं। मैं BHU से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री लिया हूँ। मेरे 4 साल वहीं कंप्लीट हुए हैं और खासकर मैंने पेंटिंग या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वहाँ से इसलिए किया ताकि मैं उस चीज़ को मैं अपने पिताजी के कलाकारी जो है ये कारीगरी, इसमें मैं उसको डाल सकूं। और कुछ चीज़ें मैंने भी प्रयास किया है जो कि हाथ से है, जो कि मशीन विशेषतः मशीन से नहीं है, ये टूल से है, खुद के टूल से बनाए हुए हैं और कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छा कर सकूं। प्रधानमंत्री के आह्वान से इन कारीगरों को दीपावली अच्छी रहने की उम्मीद है और अच्छी कीमत मिलने की पूरी आस है। ये बारीकी है इस कारीगरी में। इसके भीतर भी इस जाली के भीतर भी एक मूर्ति है जिसको आप देख सकते हैं कितनी सुगढ़ता से बनाया गया है। ये दूसरा एक और कारीगरी जो रामनगर में ही आपको देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, इसके द्वारा ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रामनगर में 3-3 पुश्तें इस काम को आगे बढ़ा रही हैं हमारे आपके लिए और इस कारीगरी को बढ़ाने के लिए। अपने इस पुश्तैनी काम में पढ़े लिखे लड़के भी अब लग गए हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रामनगर, वाराणसी।
और यूपी में गाजियाबाद की एक छोटी सी बच्ची है जो हर वक्त किताबों की दुनिया में खोई रहती है। जब वो 5 साल की थी तो उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पहली कहानी भी लिख डाली। उसके बाद तो सिलसिला ऐसा चला कि आज वो 8 साल की है और उसे दुनिया की सबसे कम उम्र की राइटर होने का गौरव हासिल हो गया है। कई सारे रिकॉर्ड्स और ढेरों अवार्ड्स के साथ मात्र 5 साल की उम्र में किताबें लिखने का अनोखा कारनामा अंजाम देने वाली प्यारी सी ये नन्ही परी हैं गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता। कोरोना महामारी के दौरान एहतियातन लगाए गए लॉकडाउन में जहां लोगों का समय काटना मुश्किल हो रहा था, वहीं अभिजीता ने समय का सदुपयोग करते हुए किताबें लिखने का फैसला किया और अब तक उनके द्वारा लिखी गई 3 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। उनकी पहली 2 पुस्तकों की 9,700 से अधिक प्रतियां पहले ही सभी प्लेटफॉर्मों पर बेची जा चुकी हैं और तीसरी पुस्तक को भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभिजीता को रॉयल्टी के नाम पर अब तक 3 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। अभिजीता को ऐसा करने की प्रेरणा मिली है अपने आसपास के माहौल से। उनका सपना है कि वो एक अच्छी लेखिका के साथ साथ एक अच्छी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें। I get my inspiration from my surroundings, what I see, what I hear and what I feel. And I have written 3 books. The first one is Happiness All Around. The second one is We Will Surely Sustain. And the third one is To Begin with the Little Things. I wrote my 3 books when this pandemic was going when this pandemic was going on and the surroundings were negative. So I wrote books so that whenever people read the books, they would stay away and forget the negativity. छोटी सी उम्र में अभिजीता गुप्ता की बड़ी कामयाबी से उनके माता पिता भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि अभिजीता मैथिली शरण गुप्त और कवि सियाराम शरण गुप्त की तीसरी पीढ़ी है। अदब और साहित्य इस परिवार का धरोहर है। ऐसे में अभिजीता जिस भी मैदान में अपना करियर बनाना चाहेंगी, वो उसका पूरा सहयोग करेंगे। इसने लिखना शुरू किया जब ये 5 साल की ही थी और अचानक से इसने मुझे बोला कि मुझे एक पेंसिल और एक कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट टू राइट। सो वी वर लाइक कि अभी तो तुमको कैट बैट रेड का भी स्पेलिंग सिखा रहे हैं स्कूल में, तुम कैसे लिखोगी? एंड शी वॉज लाइक कि नहीं, मुझे लिखना है। एंड देन शी रोट हर फर्स्ट स्टोरी जो है एलिफेंट्स एडवाइस। उसमें उसने सिर्फ 2 ही स्पेलिंग मिस्टेक किया था, तो हम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, हमारी फैमिली, उसके टीचर्स। उसके बाद कुछ एक चीज़ें उसने और लिखी, तब हमें पता चला कि यस शी हैज़ राइटिंग स्किल्स। बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि इसने इस मुकाम पर हम लोगों को लाके किया है कि हम आज आपके सामने इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इतना अच्छा नहीं था कभी स्टडीज़ में अपनी, लेकिन ठीक है, बेटी ने जो किया मेरे लिए, ऑब्वियसली मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे लिए कर रही है। काफ़ी अच्छा लगता है। अभिजीता अभी कक्षा 3 की छात्रा हैं। छोटी सी उम्र में अभिजीता गुप्ता ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कई लोग करने का सपना देखते हैं। 7 साल की उम्र में एक प्रकाशित लेखिका बनने वाली लड़की ने 9 अक्टूबर को अपनी तीसरी किताब टू बिगिन विद द लिटिल थिंग्स का विमोचन किया है। उनकी पहली 2 किताबें हैप्पीनेस ऑल अराउंड और वी विल श्योरली सस्टेन पिछले साल नवंबर और इस साल फरवरी में प्रकाशित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। यकीनन अभिजीता हम सभी के लिए मिसाल कायम कर रही है। और एम्स दिल्ली के नर्सिंग के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो किसी भी असुरक्षित स्थिति में अपना बचाव कर सकें। इन छात्राओं को दिल्ली पुलिस द्वारा न केवल लड़ने और फिट रहने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहना है उसके लिए भी खास बातें बताई गई। ये हैं एम्स की नर्सिंग की छात्राएं। ये ट्रेनिंग किसी मरीज को बचाने के लिए नहीं ले रही, बल्कि खुद को बचाने के लिए ले रही हैं। सेल्फ डिफेंस आज वक्त की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस एम्स की नर्सों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। ये हम आत्मरक्षा
कैंप में हमें टेक्निक सिखाई जा रही है कि हम खुद की कैसे रक्षा कर सकते हैं। और जैसे हमारे परिवार में से सब बोलते हैं कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, तो उसमें जैसे हम अगर खुद की रक्षा कर सकते हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी मतलब सेटिस्फैक्शन रहेगा। ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट्स करते हैं, जैसे हम मीन्स इससे हमें पता चल गया स्किल्स हमारे में डेवलप हो गया कि हम कैसे, अगर कोई हमें छेड़खानी करता है, हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ रक्षा कैसे कर सकते हैं हमारी, इतना हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में नर्सिंग की छात्राओं को छोटी छोटी तकनीक के जरिए सिखाया जा रहा है कि कैसे वो राह चलते, बस में या फिर अकेले में घिर जाने पर अपना बचाव कर सकती हैं। ये कभी भी डे की ड्यूटी हो या नाइट की ड्यूटी हो, कभी अकेले हों, क्योंकि ये सभी लोग देश के कोने कोने से ट्रेनिंग लेने यहाँ पे कोर्स करने आए हैं। तो जब इनको इस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे तो ये पहली बात है अपने आप को मजबूत समझेंगे, बिना पेरेंट्स के अपने आप को भी सेफ समझेंगी और मुसीबत पड़ने पर अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। हर लेडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में खुद काबिल बन सके एंड उस लक्ष्य की ओर ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट है। कुछ टिप्स हम शेयर करते हैं विच कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग द पीपल। दीज आर टिप्स विच वी लर्नड फ्रॉम दिल्ली पुलिस व्हेन वी वर स्टूडेंट्स एंड वी होप टू शेयर इट विद देम। इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि लड़कियों को पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में कभी भी कोई असुरक्षित स्थिति हो तो वो खुद को आसानी से बचा सकेंगी और सामने वाले को माकूल जवाब दे सकेंगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो छोटी बड़ी लड़की या महिला, हर किसी को आत्मरक्षा के ये गुण सीखने बेहद जरूरी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें। और TBRL DRDO चंडीगढ़ का इस वक्त रुख करेंगे जहां रक्षा मंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। नाम और शोहरत की कोई चिंता नहीं है, कभी प्रेस के सामने भी नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। और आज इस TBRL चंडीगढ़ की विजिट पर आप सबके बीच उपस्थित होकर गौरवान्वित तो अपने को महसूस कर ही रहा हूं, मुझे बेहद खुशी भी हो रही है। और मुझे बताया गया कि किसी समय 2 रूम फैसिलिटी से शुरू हुई यह लेबोरेटरी आज देश को क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। और जिस तरह मैंने अभी TBRL द्वारा डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को देखा और उनके बारे में जाना समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटीज प्रदान करने वाली इस्टेब्लिशमेंट्स में से एक बनेगी। और आज जब मैं इस कैंपस में आया, जब कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजें ऑपरेट भी की गई हमारे सामने, उसको भी मैंने देखा, तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि मेरी दिवाली तो हो गई।
वैसे मैं आप सब लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे साल में आप 4, 8, 10 बार तो दीपावली मनाते ही होंगे। मैं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और टीबीआरएल के डायरेक्टर प्रतीक किशोर और इस लैबोरेटरी से जुड़े हमारे सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कल ही मुझे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की जो टॉप डिफेंस लीडरशिप है उसको एड्रेस करने का अवसर मिला। वहां इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। दुनिया भर के राष्ट्रों के बीच के आपसी संबंधों, ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अफेयर्स में यह बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। साइंटिफिक कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी और नए नए इन्वेंशन ने सिक्योरिटी पर भी बड़ा प्रभाव डाला है और ऐसे में अपने को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना, मैं मानता हूं कि हमारी यह सबसे बड़ी जरूरत है। और मित्रों, आप जानते हैं भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है, और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पूर्व राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है, एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। भारत को भी हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने हमको आंख झुकाकर बात न करना पड़े, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हम स्थिति में हों। ऐसा सशक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और आज जब टीबीआरएल की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा हूं तो एक तरह से मैं डॉक्टर कलाम के सपनों को साकार होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, आज टीबीआरएल रेंज की अपनी विजिट के दौरान मुझे यहां डेवलप किए जा रहे वारहेड्स और वेपन से संबंधित विभिन्न टेक्नोलॉजीज के बारे में भी प्रतीक किशोर जी ने और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। मुझे यहां उपलब्ध टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फैसिलिटीज के बारे में भी इन लोगों ने जानकारी दी। मैंने देखा कि टीबीआरएल रेंज वारहेड्स, वेपन्स और इसके सब सिस्टम्स की टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के लिए बेहतरीन सुविधाओं से यह लैस है। और आप सभी को याद होगा कि अगस्त 2021 में मैंने भारतीय सेना के मल्टी बोर्ड हैंड ग्रेनेड सौंपा था सेना को, और हमारे सत्यनारायण जी यहां पर ये मौजूद हैं। गजब का वह हैंड ग्रेनेड बना है। आप देख रहे थे इस वक्त सीधे प्रसारण टीबीआरएल डीआरडीओ चंडीगढ़ में, जहां पे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद तमाम डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को शीश झुकाकर नमन किया, साथ ही साथ दिवाली की शुभकामनाएं दी। और इस वक्त वो वहां मौजूद थे, वहां पर टेक्निकल फैसिलिटी से जुड़े कार्यक्रम के वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए एमटीपी यानी कि मिड डे प्राइम ऋतु के साथ। नमस्कार।